हरिओम भैया बहनों, मैं सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर कक्षा 10वीं की हिंदी आचार्य श्रीमती पूनम तिवारी बोल रही हूँ। आज हम पाठ 4.1 अमर शहीद वीर नारायण सिंह पढ़ेंगे। इसके लेखक डॉक्टर सुनीत मिश्र जी हैं। हम पहला पैराग्राफ देखते हैं। अतीत से ही छत्तीसगढ़ देश का एक ही गौरवशाली भूभाग रहा। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की भावना एवं ऋषि मुनियों एवं वीर योद्धाओं ने इस अचल का नाम देश में रोशन किया। यह क्षेत्र राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अचल में अनेक विभूतियों ने जन्म लिया तथा यहाँ की माटी को गौरवान्वित किया। महानदी की घाटी एवं छत्तीसगढ़ की महान सपूत सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह बिजवार का जन्म 1795 में हुआ। इनके पिता रामसाय सोना खान के जमींदार थे। रामसाय ने ब्रिटिश संरक्षण काल में आरंभ होते ही 1818-19 में अंग्रेजों एवं भोसला राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसे नागपुर से आकर कैप्टन मैक्सन ने दबा दिया। विद्रोह का दमन होने के बाद सोना खान जमींदारों के गांव की संख्या 300 से घटकर 50 तक सीमित हो गई। इसके बाद भी रामसाय का दबदबा समाप्त नहीं हुआ और बिजवारों की तलवार का जादू सिर चढ़कर बोलता रहा। 1830 में रामसाय की मृत्यु के पश्चात नारायण सिंह 35 वर्ष की अवस्था में जमींदार बने। दूसरा पैराग्राफ हम देखते हैं। नारायण सिंह धर्मपरायण थे। रामायण महाभारत में उनकी रुचि थी। गुरुओं से धर्म संबंधी नीति संबंधी शिक्षा लेते थे। बालकाल से ही तीर धनुष बंदूक चलाना सीख चुके थे। मृदुभाषी मिलनसार एवं परोपकारी प्रवृत्ति के कारण वे जन संपर्क के विश्वास रखते थे। लोकोत्सव आदि में सम्मिलित होते थे। वे अपने कबरे घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव भ्रमण कर जन समस्याएं सुनते थे। उन्होंने तालाब खुदवाना, वृक्ष लगवाना एवं पंचायतों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। सोना खान राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर 3 तालाब जो इस जमींदार की सच्ची लोक कल्याणकारी नीतियां के साक्षी हैं। उन्होंने स्वयं नंद सागर के आसपास वृक्षारोपण करके नंदनवन का रूप दिया। उनके पिता ने जीते जी जो परंपराएं शुरू की थी, उन्होंने तथा उनके पुत्र गोविंद सिंह ने भी उनका पालन किया। तीसरा पैराग्राफ हम देखते हैं। अन्याय और शोषण के विरोधी वीर नारायण सिंह अल्पायु से ही अपने पिता के संघर्षों में ही साथ रहते थे। उनमें अपने पूर्वज बिसई ठाकुर जैसी दृढ़ता, फतेह नारायण सिंह जैसा धैर्य एवं साहस था। पिता रामसाय जैसा जन नेतृत्व करने की अपूर्ण क्षमता थी, जो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में देखने को मिली। जमींदार बनते ही सभी जनप्रिय गुणों का साक्षात्कार होने लगा। अपनी जमींदारी संभालने के बाद उन्होंने प्रजा के दुख दर्द को समझा और उसे दूर करने के लिए अनेक उपाय किए। जमींदार होने के बाद भी नारायण सिंह बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनका मकान बड़ी हवेली या किला नहीं था, बल्कि बांस और मिट्टी से बना साधारण मकान था। वे आम जनता के बीच समरस होकर अपने क्षेत्र का दौरा करते थे। रायत की समस्याओं एवं कठिनाइयों का हल खोजते थे। अब हम चौथा पैराग्राफ देखते हैं। 1854 के प्रारंभ में नागपुर राज्य के साथ छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। कैप्टन इलियट ने इस अचल की जमींदारियों का दौरा करके सरकार को रिपोर्ट भेजी। नए ढंग से टाकोली लगान नियत किया, जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। नारायण सिंह ने अंग्रेजों की इस नई नीति का विरोध किया। 1835-1855 के मध्य सोना खान जमींदार में अनेक समस्याएं आती रही, किंतु नारायण सिंह ने उनका दृढ़तापूर्वक सामना किया। वे अपने ग्रामों में पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहे। इस अवधि में अंग्रेज अपनी देशव्यापी समस्याओं में व्यस्त थे।
अफगान, सिंध, मिश्र, वर्मा आदि ज्वलंत प्रश्न थे। नागपुर में रघुजीत तृतीय शासन चला रहा था। राजा अस्वस्थता के कारण छत्तीसगढ़ आकर प्रशासन देखने की स्थिति में नहीं था। यद्यपि सोना खान जमींदारों की जागरूकता से वह सतर्क था। नारायण सिंह ने इन परिस्थितियों से लाभ उठाते हुए अपने अधीनस्थ जमींदार क्षेत्र में सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया। पांचवा हम पैराग्राफ देखते हैं। सोना खान जमींदारी से टाकोली की अदायगी न होने के कारण रायपुर में डिप्टी कमिश्नर से इलियट नारायण सिंह के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। वह उन्हें दंडित करने की प्रतिष्ठा में था। इनके लिए वह सूक्ष्म कारणों को भी खोजने में सक्रिय था। उसने नागपुर के कमिश्नर को शिकायत की कि मेरी दृष्टि में जमींदार का व्यवहार असहनीय और अत्याचार पूर्ण है। ऐसी स्थिति में उसे खालसा व्यापारी माखन के गोदाम को जमींदार द्वारा लूटे जाने की सूचना प्राप्त हुई। अतः डिप्टी कमिश्नर ने नारायण सिंह को बुलवाया, परंतु आदेश की अवहेलना होने पर उनकी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। यह हुआ कि सन 1856 छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा, जिसमें नारायण सिंह की जमींदारी के लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। जनता भूखे मरती रही और व्यापारी अनाज भंडारों में जमा करते रहे। अतः नारायण सिंह ने भंडारों के ताले को तोड़ दिए और उसमें से उतना अनाज निकाल लिया जो भूख के शिकार किसानों के लिए आवश्यक था। नारायण सिंह के चरित्र एवं ईमानदारी का पता इससे चलता है कि उन्होंने जो कुछ लिया था उसके विषय में तुरंत ही डिप्टी कमिश्नर को लिख दिया, परंतु अंग्रेज ने षड्यंत्र कर सोना खान के जमींदार को गिरफ्तार करने के लिए मुल्की घुड़सवारी की एक टुकड़ी भेज दी थी और थोड़ी बहुत परेशानी के बाद संबलपुर में उन्हें 24 अक्टूबर 1856 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। वस्तुतः नारायण सिंह की राजनीतिक चेतना एवं जागरूकता ब्रितानी अधिकारियों को चुनौती थी। अब हम छठवां पैराग्राफ देखते हैं। नारायण सिंह को चोरी और डकैती के जुर्म में बंदी बनाया गया। सोना खान के किसान अपने नेता को जेल देख बेचैन थे, दुखी थे, किंतु उनके पास कोई चारा नहीं था। उसी समय देश में अंग्रेजी सत्ता के विरोध में विलाप की अग्नि फूट पड़ी। इसका लाभ उठाकर सोना खान के किसानों ने संभवतः संबलपुर के विद्रोही नेता एवं क्रांतिकारी सुरेंद्र साय ने संपर्क किया और उनकी मदद से नारायण सिंह ने रायपुर जेल से भाग निकलने की योजना बनाई। 10 माह 4 दिन बंदी रहने के बाद नारायण सिंह ने 3 अन्य साथियों के साथ भाग निकले। वे जेल से भागकर सीधे सोना खान चले गए और 3 माह तक स्वतंत्र घूमते रहे। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें पुनः पकड़वाने हेतु 1000 रुपये का इनाम घोषित करवाया तथा साथ ही उसे तुरंत एक दस्ते को सोना खान की ओर भेज दिया, परंतु ब्रिटिश सरकार उन्हें खोजने या बंदी बनाने में असमर्थ रही। जब नारायण सिंह आ गए तो गांव-गांव के आदिवासी अपने नेता को देखकर खुशी खुशी दृढ़ निश्चय कर संगठित हुए। विद्रोह का नगारा गांव-गांव बजने लगा। अब हम 7वां पैराग्राफ देखते हैं। नारायण सिंह भली भांति जानते थे कि अंग्रेज सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। ऐसा हुआ कि नारायण सिंह ने परिणामों की तनिक भी परवाह किए बिना अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद जारी रखा। बिजवार जाति के जमींदार नारायण सिंह के साहसिक कार्यों ने जनहित कार्यों को संलग्न होकर अंग्रेजों का विरोध अकेले ही हिम्मत के साथ किया। सोना खान पहुंचकर नारायण सिंह ने 500 बंदूकधारियों की एक सेना एकत्र करने में सफलता पाई। उन्होंने हथियार एवं गोला बारूद बड़ी मात्रा में एकत्र किए और सोना खान पहुंचने वाले प्रत्येक रास्ते में जबरदस्त मोर्चाबंदी कर दी। अब हम 8वां पैराग्राफ देखते हैं। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट ने नारायण सिंह के जेल से भाग निकलने और सोना खान पहुंचने का समाचार जब से मिला था
उसकी नींद हराम हो गई। रायपुर में अंग्रेजों की फौज थी, परंतु एलियट उस पर पूर्ण विश्वास नहीं था। यह रायपुर स्थित फौज के प्रति अविश्वास का परिणाम था कि नारायण सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने में इसलिए एलियट को पूरे 20 दिन लग गए। जनहित के वीर नारायण सिंह का संघर्ष अंग्रेजों के प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व उन्होंने किया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को माना। जिले के अव्यवस्थित प्रशासन के कारण विद्रोह के लिए उपयुक्त अवसर था। सोनाखान गांव को खाली करा दिया गया। पास ही पहाड़ी में मोर्चाबंदी की गई। सोनाखान की ओर आने वाले हर रास्ते नाकेबंदी करवाकर मजबूत दीवारें खड़ी करवा दी गई। निकट के गांवों से रसद, शस्त्र, गोला बारूद आदि इकट्ठे किए और साहस के साथ मोर्चा संभाला। 9वां पैराग्राफ हम देखते हैं। उन्होंने अंग्रेजों की खुली बगावत ऐलान कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी थी, तो फिर शहीद नारायण के लिए आत्मसम्मान और देश की सुरक्षा व आज़ादी की बात बन गई थी। लेफ्टिनेंट गार्ड के नेतृत्व में पैदल एवं घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी बिलासपुर से रवाना हुई, जो जयपुर जिले के उत्तरी क्षेत्र नर्मदा क्षेत्र के रामगढ़ एवं सोहागपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों की गतिविधियों को रोकने हेतु भेजी गई। अब हम 10वां पैराग्राफ देखते हैं। वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में सोनाखान गांव के आसपास के सभी किसान संगठित हो गए। उन्होंने शपथ ली कि वे उनके नेतृत्व में अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार हैं। वस्तुतः यह छत्तीसगढ़ का पहला किसान संगठन था और वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम किसान नेता थे। किसानों में चेतना फैलाकर उनकी शक्ति को संगठित कर अत्याचारी शासन से लोहा लेने का कार्य प्रथमा वीर नारायण सिंह ने ही किया। उनके सेना में किसान भी भर्ती हुए, किंतु उनके पास ना तो पर्याप्त हथियार और ना ही कोई सैनिक प्रशिक्षण, किंतु पास अटूट मनोबल था तथा स्वाधीनता के लिए संघर्ष का संकल्प था। अत्याचार, अन्याय से लड़ने की प्रेरणा, अटूट मनोबल बड़ा कोई हथियार नहीं होता है। देखते देखते सोनाखान गांव की एक फौजी छावनी बदल गई। जंगल के बीच बसे इस आदिवासी गांव में तीर कमानों की बंदूक झनकार सुनाई पड़ने लगी। स्वाधीनता के संघर्ष की पहली झनकार सोनाखान के जंगलों से उठी। इसी बीच में नेतृत्वकर्ता स्मिथ को मंगल नामक व्यक्ति से सूचना मिली कि समयाभाव के कारण नारायण सिंह नाकेबंदी का कार्य पूर्ण नहीं कर सका तथा अवरोध हेतु खड़ी दीवार अपूर्ण है। स्मिथ ने अपने अधीनस्थ जमींदारों के कतिपय सहायकों की घाटी के पूर्ण नाकेबंदी हेतु आदेशित किया तथा 80 सैनिक नियुक्त किए। अब हम 11वां पैराग्राफ देखते हैं। स्मिथ को अपनी फौजी तैयारी में रायपुर में 20 दिन एवं खरौद में 8 दिन लगे। स्मिथ खरौद से रवाना होकर पहले नीमतल्ला फिर देवरी पहुंचा। यह 30 नवंबर 1857 की बात है। देवरी जमींदार स्मिथ के स्वागत के लिए तैयार ही बैठा था। देवरी का जिम्मेदार रिश्तेदार नारायण सिंह का काका लगता था। उसके नारायण सिंह से खानदानी शत्रुता थी। स्मिथ ने देवरी जमींदार को हथियार की तरह उपयोग किया। जयचंदो एवं मीर जाफरों ने इस देश की सदा विदेशी शक्तियों को हाथ से बेचा है। अब हम 12वां पैराग्राफ देखते हैं। देवरी से स्मिथ एक ऐसी व्यवस्था की नारायण सिंह को सोनाखान में बाहर कहीं से भी कोई सहायता न मिल सकी। सोनाखान के जंगलों एवं पहाड़ों से घिरा एक किले के समान सोनाखान की ओर प्रवेश के सारे रास्ते अवरुद्ध कर स्मिथ को 1 दिसंबर 1957 की प्रातःकाल देवरी से सोनाखान आक्रमण करने के हेतु रवाना हुआ। आक्रमण के समय देवरी जमींदार महाराज साय और शिवरी नारायण का बाला पुजारी भी साथ थे। देवरी जमींदार स्थित फौज का पथ प्रदर्शन कर रहा था। स्मिथ की फौज
जब सोना खान से 3 फलांग दूर रह गई थी तब एक नाला पड़ा। उस समय 10 बजा होगा। नारायण सिंह के सिपाहियों ने स्मिथ की सेना पर अकस्मात हमला कर दिया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया और नारायण सिंह के सिपाहियों ने स्मिथ की सेना पर अकस्मात हमला कर दिया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। तोप एवं बंदूकों से हमले प्रारंभ हुए। स्मिथ लिखता है कि किंतु हम आगे बढ़ते रहे। सुरक्षित रूप से दोपहर सोना खान तक पहुंच गए। हरि ठाकुर मत के प्रारंभ में 10 बजे स्मिथ प्रथम आक्रमण के समय भारी नुकसान हुआ था, परंतु ठीक समय पर सैन्य मदद मिल जाने से वे आगे बढ़ते ही चले गए। नारायण सिंह के सिपाही इस बाढ़ को रोकने में असमर्थ रहे, अतः नारायण सिंह जंगलों की ओर चले गए ताकि अवसर मिलते ही पुनः आक्रमण कर सके। स्मिथ ने लिखा है कि हम शीघ्रता से पैदल ही नारायण सिंह के घर तक गए। यह भी अन्य गांवों की तरह रिक्त था। हमने वहां गोली चालान की और उसके घर की पहाड़ियों तक पहरा लगवा दिया। पहाड़ियों पर तब तक हमला न करने का दृढ़ संकल्प लिया जब तक कि कटंगी से लोग सहायता के लिए न आ जाए, ताकि दोनों ओर से उन पर हमला किया जाए। पहाड़ी के ऊपर से भीषण गोलाबारी। नारायण सिंह ने स्मिथ को एक बारंगी लौटने पर विवश कर दिया। तत्पश्चात खाली ग्राम में स्मिथ ने आग लगा दी। गांव के लोग पहाड़ी पर से यह दृश्य देख रहे थे। जंगल के दूसरी ओर नारायण सिंह की सेना गोलियों की बौछार शुरू की। इसके फलस्वरूप स्मिथ अपनी जान बचाने हेतु गोलियों की पहुंच से दूर गांव से हटने को बाध्य होना पड़ा। रात्रि में स्मिथ ने व्यक्तियों के लगातार आगमन देखा। चलते हुए सोनाखान ग्राम के उस पहाड़ियों में हलचल देखते हुए स्मिथ की वह रात्रि बेचैनी में व्यतीत हुई। स्मिथ लिखता है कि वह रात अंधेरी थी, किंतु हमें चंद्रमा का प्रकाश तथा हमारे सामने धधकते हुए ग्राम से लाभ हुआ। अब हम 13वां पैराग्राफ देखते हैं। सोनाखान धू धू करके जल रहा था। नारायण सिंह ने स्मिथ से रण क्षेत्र में मुकाबले की तैयारी तो की थी, किंतु इस प्रकार अग्निकांड की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। सुबह तक नारायण सिंह ने देखा कि सोनाखान राख के ढेर में बदल चुका था। नारायण सिंह के आंदोलन को अंग्रेज ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से कुचल दिया था। स्मिथ ने नारायण सिंह के साथ कोई शर्त नहीं रखी। वह सोनाखान के जमींदार के साथ 3 दिसंबर रायपुर की ओर वापस चल दिए तथा 5 दिसंबर रायपुर पहुंचा। नारायण सिंह को उसने रायपुर के डिप्टी कमिश्नर एलियट को सौंप दिया। स्मिथ ने संबलपुर एक पत्र लिखकर निवेदन किया कि गोविंद सिंह को रायपुर भेजें, क्योंकि उस समय वह उस जिले में था। उसने व्यक्ति भेजकर यह निर्देश दिया, व्यवस्था हेतु जमींदारी में नई नियुक्तियां की जाए तथा नारायण सिंह द्वारा बनाई गई सेना को रद्द किया जाए। अब हम 14वां पैराग्राफ देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर एलियट लिखता है कि मेरे कोर्ट के समक्ष जमींदार को पेश किया गया। उस पर 1857 के अधिनियम सेक्शन 6 एक्ट 14 के अंतर्गत अभियोग लगाया गया। 1857 की धारा और 01 अधिनियम 11 के तहत मैंने उसे फांसी की सजा सुना दी। 19 दिसंबर 1957 को एलियट ने रायपुर स्थित 3रा भारतीय पैदल सेना के कमांडर को सूचित किया, उसे कल उषा काल में फांसी पर लटकाया जाएगा। अतः निवेदन है कि आप इस कार्रवाई को देखने और जरूरत पड़ी तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपकी कमान में जो रेजिमेंट है उसकी जेल के निकट परेड कराएं। अनु शंभु दयाल गुरु 10 दिसंबर 1857 की सुबह सजा तामील कर दी गई और छत्तीसगढ़ के प्रेरणा प्रतीक शहीद वीर नारायण सिंह अमर हो गए। अब हम 15 पैराग्राफ देखते हैं। वीर नारायण सिंह को फांसी देने के कुकृत्य से जनता में आतंक के स्थान पर आक्रोश व्याप्त हुआ। रायपुर की जनता एवं सैनिक के समक्ष दी गई फांसी की घटना ने अल्पकाल हेतु ब्रिटिश आतंक का भय प्रदर्शित किया, किंतु कालांतर में यह प्रेरणा के रूप में 18 जनवरी
1858 के विद्रोह के अवसर पर दृष्टिगत हुई, जिसका नेतृत्व और हनुमान सिंह राजपूत ने किया था। विद्रोह के बाद 17 लोगों को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने 22 जनवरी 1818 को सार्वजनिक फांसी दी, जिसमें सभी जाति एवं धर्म के लोग शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज़ादी की लड़ाई में वे छत्तीसगढ़ की प्रेरणा स्रोत रहे। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ में 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक एवं सामाजिक संचेतना के संवाहक थे। अब हम 16वां पैराग्राफ देखते हैं कि इस प्रकार देश की स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेते हुए छत्तीसगढ़ के वीर सेनानी शहीद हो गए। हमारे लिए गौरव की बात यह है कि छत्तीसगढ़ की स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि स्वाधीनता की अग्नि इस क्षेत्र के आदिवासियों के हृदय में बराबर धधकती रहेगी। जेल की कैदियों एवं जनता ने भी 10 दिसंबर 1857 को मातम मनाया था तथा वीर साथी को श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम की यह चिरस्मयी घटना है। वीर नारायण सिंह के वंशज व क्षेत्र की जनता आज भी सोना खान जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। नारायण सिंह की इस वीर गाथा घर घर व्याप्त है और गर्व के साथ जनता वीर नारायण सिंह को यह कहकर याद करती है कि वीर नारायण सिंह तुम्हारी वीरता बलिदान से आग के शोले निकलते हैं, अब भी सोना खान से शहीदों व सेनानियों के बलिदानी गौरव का प्रतीक देश में तिरंगा ध्वज फहरा रहा बड़ी शान से। वीर नारायण सिंह की जय हो। आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।